जय हिंद। कॉप गुरु सिंह आरा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा बीएनएसएस का दूसरा वीडियो है। इस दूसरे वीडियो में हम लोग अध्याय 1 का धारा 1 और 2 पढ़ेंगे। ऐसे तो अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक हैं, यानी कुल 5 धारा दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार हम लोगों को सिर्फ 2 अध्याय मतलब अध्याय 1 का धारा 2 को ही पढ़ना है। एक को भी हमने सम्मिलित कर लिया है। तो चलिए, और इससे पहले वाले वीडियो में हमारा एक जगह अशुद्धि है, उस अशुद्धि को आप सुधार लीजिएगा। हमने बताया था क्या, इससे पहले वाला वीडियो में कुल अनुसूची की संख्या 2 है। कुल अनुसूची की संख्या 2 है। प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण है। अपराधों का वर्गीकरण। और दूसरी यानी द्वितीय अनुसूची में 1 से 58 तक प्रपत्र है। 1 से 58 तक प्रपत्र है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 56 तक प्रपत्र बोला था, क्योंकि 1 से जब हम उस वीडियो को देखे तो हमें लगा क्या ये तो गलती बता दी हम। तो 1 से 58 तक आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ आप नोट किए होगा सुधार लीजिएगा कि इसमें कुल प्रपत्र की संख्या 1 से 58 तक है। ठीक है, कुल यानी 58 प्रपत्र में बीएनएसएस के अनुसूची 2 में दिया गया है। चलिए, और हम लोग अब शुरू करते हैं अध्याय 1 का धारा 2। अध्याय 1, और अध्याय 1 में धारा कहाँ से कहाँ तक है? अध्याय 1 में धारा है 1 से 5 तक। ठीक है, अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक है। हम लोग को पढ़ना कौन सा है? धारा 1 और 2 को पढ़ना है। धारा 1 क्या कहता है? बीएनएसएस का धारा 1 कहता क्या है? संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना, यही बात है। संक्षिप्त नाम आप जानते हैं, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 संक्षिप्त नाम हो गया। इसका विस्तार कहाँ है? पूरे देश में विस्तार है। ठीक है, लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। तो ये चीज धारा 1 में है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ होगा और ये लागू कब से है। इसके साथ ही साथ इसी में है कि जब लागू यानी विस्तार जो है यह नागालैंड में और जनजातीय क्षेत्रों में इसके 3 अध्याय लागू नहीं है। 9, 11 और 12 ये 3 अध्याय जो हैं लागू नहीं है। ठीक है, ये परिशांति के लिए होता है। परिशांति के लिए जो प्रतिभूति ली जाती है वो इससे संबंधित 9 हो गया। 11 में हो गया क्या कि लोक निमशंस वगैरह या फिर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो विधिवत जमाव है, उस जमाव को तितर-बितर करने के लिए सिविल बल की क्या भूमिका होगी, सशस्त्र बल की क्या भूमिका होगी, ये सभी बातें यहाँ पर रखी गई है। 12 में क्या है? 12 में है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को, किसी पुलिसकर्मी को किसी संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो उस संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस क्या करती है? 170 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है। तो ये तीनों अध्याय जो है कहाँ पर लागू नहीं है? नागालैंड जनजातीय क्षेत्र में। तो ये जो हमारा धारा 1 है यही कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो संक्षिप्त नाम होगा इसका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसका क्या होगा? संक्षिप्त नाम होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं धारा 2 में। धारा 2 में कुल 26 परिभाषाएं दी गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 2 परिभाषाएं, इसमें कुल 26 परिभाषाएं दी गई है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा तो ये फॉर करके इस तरह से ABCDEFGHI मतलब A से Z तक का दिया हुआ होगा। लेकिन आपको याद करना है कैसे? इसको याद करना है धारा 2 सब क्लोज 1
धारा 2 सब क्लोज 1 का क्लोज क इस तरह से याद करना है। जैसे धारा 2 के खंड 1 के उपखंड क में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, घ में क्या है, इसी प्रकार से चलेगा कहाँ तक, यह तक। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का उपखंड 2 है। ठीक है, धारा 2 यहां लिखिए, धारा 2, धारा 2। अब धारा 2 का एक तो उपखंड हो गया 1, अब 1 में क से कहाँ तक रहेगा, यह तक। ठीक, साथ ही धारा 2 का एक उपखंड होगा 2। इसलिए आपको जब भी डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिखिएगा कि हाँ धारा डीएनएसएस के धारा 2 के उपखंड 1 के खंड क में 2 के, तो इस तरह से धारा लिखाता है। इस तरह से परिभाषा लिखने पर क्या होता है कि जो आपके जो जवाब होंगे, उत्तर जो होंगे वो अच्छा है। ठीक है, तो चलिए क में क्या कहता है, क में कहता है धारा 2 के 1 के क में है श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन को परिभाषित किया गया है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन। अब कहेगा कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन को किस धारा में परिभाषित किया गया, धारा 2। अब डीपली यदि इसमें ये ऑप्शन देगा तो दे देगा 2 क्लोज 1 के क, 2 क्लोज 1 के ख, 2 क्लोज 1 के ग, तो 2 क्लोज 1 के क में क्या है, सब दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का परिभाषा दिया गया है, बातें कही गई है। ठीक है, इसके बाद ख में क्या है, ख में जमानत को परिभाषित किया गया है, जमानत को परिभाषित किया गया है। इसके बाद ग में क्या है, जमानत के बाद जमानतीय अपराध को परिभाषित किया गया है, जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध दोनों को यहाँ पर परिभाषित कर दिया गया है ग में। इसके बाद क्या है, घ में घ में परिभाषित किया गया है जमानत पत्र, ठीक है। और ग में परिभाषित किया गया है बंध पत्र, ठीक है। क ख ग घ अंग, इस तरह से 5-5 करके याद भी करना है आपको, तो 5-5 करके ही याद करना है। 2 क्लोज 1 के क में सब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का है, 2 क्लोज 1 के ख में जमानत का है, 2 क्लोज 1 के ग में जमानती अपराध का है, 2 क्लोज 1 के घ में किसका है, जमानत पत्र का है, और 2 क्लोज 1 के अंग में किसका है, बंध पत्र को परिभाषित किया गया है। जब भी लिखने के लिए कभी या कि ये आप बंध पत्र पर परिभाषा लिखे या सब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन पर परिभाषा लिखे, तो यहाँ से जो लिखना चाहिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 2 क्लोज 1 के क में सब इलेक्ट्रॉनिक को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निम्न बातें जो रहेगी वो लिख देना होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी, इसमें से जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगी उसके बारे में हम लिखवाएंगे, बताएंगे भी आपको, ठीक है। अब इसके बाद आइए च में, 2 क्लोज 1 के च में छ, ज, झ, य, ये 5-5 का आप यदि सेट लग बना करके, मतलब 5 हमको पहले याद करना है, फिर 5 याद करना है, इस तरह से करके हमको 26 यदि बनाते हैं, य तक के बनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से याद होगा और अच्छा भी रहेगा, वो याद करने में सहूलियत भी होगा। च में है आरोप, छ में है संज्ञेय अपराध, ठीक है, संज्ञेय अपराध। ज में है परिवाद को परिभाषित किया गया है। झ में किसको परिभाषित किया गया है, झ में है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को परिभाषित किया गया है। यहाँ सब दृश्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को परिभाषित किया गया है। ये 2 क्लोज 1 के झ में। य में उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है।
न्यायालय को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये 5 5 10 हो गए। अब जाइए टर्म में किसको परिभाषित किया गया है? जांच को परिभाषित किया गया है। हाँ में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। ड में न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। ध में स्थानीय अधिकारिता को परिभाषित किया गया है। और त्वर्गी न में असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। फिर 5 का सेट यहाँ बनाइए। त ह त ह द ध और न। ठीक है, 5 यहाँ से। अब 5 यहाँ से असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। त्वर्गी न में तो में परिभाषित किया गया है अधिसूचना को परिभाषित किया गया है। थ में अपराध को परिभाषित किया गया है। द में थाना के भार साधक अधिकारी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, भ में स्थान को परिभाषित किया गया है। न में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। अब आइए प में पुलिस थाना को परिभाषित किया गया है। ह में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित किया गया है, यानी लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। ब में उपखंड को परिभाषित किया गया है। भ में समन मामला को परिभाषित किया गया है। म और म में परिभाषित किया गया है पीड़ित को परिभाषित किया गया है। और एक बचता है आपका यहीं पर लीजिए। य में परिभाषित किया गया है वारंट मामला परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक कुल 26 आपके आ गए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि 5 5 आप ले लीजिए। क से अंग तक एक बार याद करेंगे, फिर च से य तक एक बार याद करेंगे, ट से लेकर के त्वर्गी न तक एक बार, फिर त से न तक, प से म तक, और ये लास्ट में य वारंट मामला। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम एक कभी थोड़ा ट्रिक भी कि सब देश इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से किसी को क्या चाहिए था, जमात चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, जमाती अपराध किया था, और जमात कभी भी होगा तो जमात पत्र पर होगा या बंद पत्र पर होगा। अब उस पर आरोप था, और उस पर आरोप कैसा था, संज्ञेय अपराध का आरोप लगा हुआ था। और वह आरोप जो था संज्ञेय अपराध का लगा हुआ था, वो परिवाद प्राप्त हुआ था किसको? उच्च न्यायालय को। और माननीय उच्च न्यायालय में को परिवाद प्राप्त हुआ था किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को क्या हुआ? परिवाद प्राप्त हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया? जांच और अन्वेषण कराकर न्यायिक कार्रवाई करने की आदेश दे दिया। इनको जो स्थानीय अधिकारिता के हैं। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता ने क्या कहा कि यदि यह मामला असंज्ञेय अपराध का होता तो हम क्या करते? अधिसूचना जारी करते पर एक जो अपराध है यह थाना के भार साधक अधिकारी को उस स्थान पर जाकर पुलिस रिपोर्ट तैयार करने लायक है, जो
उस थाना का यानी पुलिस थाना क्षेत्र का है, ठीक है। उसके बाद लोक अभियोजक लोक अभियोजक कहाँ बैठेंगे, अपने उपखंड में बैठेंगे। और उसके बाद है समन मामला, लेकिन पीड़ित को देखने के बाद पता चला क्या, यह वारंट मामला। तो एक बार इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप भरसक प्रयास कीजिए कि इसको याद करने के लिए आप 5-5 का इसका तोड़ लीजिए, और 5-5 करके यदि आप याद करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। कभी भी इसका परिभाषा जब भी पूछता है तो पूछेगा कि हाँ ये आप जो है समन मामला से क्या समझते हैं या वारंट मामला से क्या समझते हैं। जैसे मान के पूछ दिया आपसे कि वारंट मामला को परिभाषित करें, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 क्लोज 1 सब क्लोज य में वारंट मामला को परिभाषित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया 2 साल से ऊपर के सजा वाले केस को होता है वह ये वारंट मामला में होता है। बाद बाकी केस को कहाँ रखा जाएगा, समन मामला में रखा जाएगा। 3 साल से ऊपर वाले केस को लिखा जाता है शायद। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, इसमें पूर्ण अंक मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, एक 2 क्लोज 1 का 2 बचा, 2 क्लोज 1 का 2 क्लोज 1 2 क्लोज 1 में 2 में अब 2 बचा। 2 क्लोज 1 का क ख ग घ यहाँ तक हो गया। अब 2 का क्लोज 2 में क्या कहता है कि जो इस संहिता मतलब इस संहिता के अंतर्गत वैसे शब्द एवं पद जिनको इस संहिता में उपयोग तो किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया, उसकी परिभाषा कहाँ है, बीएनएस में है या आईटी एक्ट 2000 में है, तो वह उस अनुसार से ही मान रहेगा, ठीक है। मतलब उस शब्द या उस परिभाषा ये पद पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं, ये स्पष्ट कर देता है 2 का क्लोज 2। तो हम लोग का आज अध्याय 1 का धारा 1 एवं 2 कंप्लीट होता है। हम फिर इसके बारे में जो इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे उनके लिए एक वीडियो में ही हम लोग क्या करेंगे, इसका तैयार कर लेंगे। जैसे क्या क्या पूछता है, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध में अंतर पूछ देता है, संज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय अपराध में आपको अंतर पूछता है, ठीक है। इसके बाद परिवाद को परिभाषित करें पूछ देता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, उच्च न्यायालय, जांच, तो ये सब पूछ देता है। स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं, थाना के भार साधक अधिकारी किनको कहते हैं। तो इस तरह से कुछ जो इसमें हम महत्वपूर्ण होंगे, उस महत्वपूर्ण परिभाषा को हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। और हमारे पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे भी देखिए। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए उन्हें, ताकि इस वीडियो का वो भी आनंद ले सकें, लाभ ले सकें। क्योंकि आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे होंगे वहाँ बेयर एक्ट से पढ़ाया जा रहा होगा, और बेयर एक्ट हूबहू पढ़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा इसमें भाषा चेंज है और साधारण भाषा रहेगा तो समझने में भी सहूलियत होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।